हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वृत्त यानी कि सर्कल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो थ्योरम वगैरह हैं, प्रमेय, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो है हमने सॉल्व करके देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए यदि आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप अपने मिडिल स्कूल से पढ़ते आए हैं, उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं, तो फटाफट अपन उसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति। तीन सीधी रेखाएं अगर हम लेते हैं, ए बी सी इनको नाम ले लीजिए, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, तीन सीधी रेखाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। इस पर तीन एंगल्स भी होते हैं। जो दो दो भुजाएं होती हैं वो आपस में जो है एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करके एंगल्स बनाती हैं। ये तीन एंगल, तीन कोण जो है यहाँ पर बनते हैं। इन भुजाओं की जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है AC प्लस BC प्लस AB। तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ दीजिए तो वो कहलाता है उसका परिमाप, यानी उसका जो बॉर्डर है उसकी लंबाई कितनी है वो कहलाता है उसका परिमाप। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल का मतलब है कि इन तीनों भुजाओं से कितना जो क्षेत्र है घिरा हुआ है। त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि उसका जो क्षेत्रफल होता है हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई होती है। अभी इसमें अगर BC आधार है तो एक लंब आप शीर्ष लंब यहां से डाल दीजिए, एक परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री बनाता हुआ एक रेखा यहां से डाल दीजिए, मान लीजिए BD। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आधार है आपका BC गुणित BD AD। ये जो आएगा उसका क्षेत्रफल। ये अपन कब निकाल सकते हैं? जबकि हमें ऊंचाई पता हो, आधार तो पता चलेगा ही। तीन आधार हो सकते हैं, AC भी आधार हो सकता है अगर B से शीर्ष लंब डाला जाए, AB भी आधार हो सकता है अगर C से शीर्ष लंब डाला जाए। तो हाफ इंटू आधार गुणित ऊंचाई। अब अगर ऊंचाई हमको पता ना हो और सिर्फ उसकी भुजाओं का माप हमें पता हो, भुजाएं कितनी लंबी हैं तीनों सिर्फ वही पता हो, तब उस कंडीशन में क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हेरों के सूत्र की सहायता लेते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। अब ये ABC क्या है, इसको आप मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए आप C। तो S यहां पर क्या है, S होता है इन तीनों भुजाओं की माप का औसत। औसत नहीं कहना चाहिए, आधा। S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, उसको हाफ कर दीजिए तो होता है S। अब इस फॉर्मूला में आप S की जगह रख लेंगे जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा, और उसके बाद पहली भुजा में से S में से पहली भुजा घटा दीजिए, गुणित S में से दूसरी भुजा घटा दीजिए, गुणित S में से तीसरी भुजा घटा दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो होगा इसका क्षेत्रफल। तो ये तब के कंडीशन में जब आपकी अपने को ABC जो है पता हो, भुजाओं का माप अपने को पता हो, तब उस कंडीशन में इस सूत्र से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर ऊंचाई हमें पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए, ये बेसिक्स है, इनके बारे में मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा। प्रकार की अगर हम बात करें त्रिभुज के, तो कोण कैसे हैं उसके आधार पर कुछ प्रकार होते हैं, भुजाएं कैसी है उसके आधार पर कुछ प्रकार होते हैं। जैसे अगर कोण के आधार पर बात करें, कोण के आधार पर तो न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि उसके जो सारे एंगल्स हैं, सारे जो कोण हैं,
वो 90 से कम हो, बिलो 90 डिग्री। जैसे इसकी हम बात करें तो इसके सारे जो कोण है वो 90 डिग्री से कम के हैं, तो ये न्यून कोण है। फिर होता है आपका अधिक कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अधिक कोण में कोई भी एक जो कोण हो वो 90 डिग्री से ऊपर का हो, कोई भी एक। जैसे इसमें हमको देख के पता चलता है इस ABC में कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा का है, तो एक अधिक कोण है। तो कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री से ऊपर हो तो अधिक कोण। और फिर होता है समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक जो एंगल हो, कोण हो, वो 90 डिग्री का हो, तब वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर अगर हम बात करें तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। तीनों जो भुजाएं हैं उसकी बराबर होंगी। जैसे ये जो ABC होगा उसमें तीनों भुजाएं जो हैं बराबर होंगी, यानी इसको अगर अपन A मान लें तो तीनों भुजाएं जो है A होंगी। समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 A²। और अगर A से एक शीर्ष लंब इस पर डाला जाए तो ये जो है इसको समद्विभाजित करता है। और इस शीर्ष लंब की ऊंचाई होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, वो होता है √3/2A। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। आप चाहें तो इसको डिराइव कर सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम इस पर लगा सकते हैं। ये हो जाएगा A², ये चूंकि बराबर हो रहा है ये हो जाएगा A/2। तो ये निकालने के लिए यानी कि ये हो जाएगा आपका, देखिए AC², अगर इसको मैं D दे दूं तो ये हो जाएगा AC² = AD² प्लस DC²। तो A² प्लस AD² जो है हाइट है, ये जो A² है = ये हो जाएगा AD² जो कि हाइट है, प्लस DC जो है A/2 है, A का आधा, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा A² = AD² प्लस A²/4। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें, A² माइनस A²/4 = AD²। ये हो जाएगा 3A², 3A²/4 = AD²। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, A बाहर निकल जाएगा, A बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा अंदर √3 और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2, तो √3/2A। ये हमने देखा। तो ये अपने को याद रहना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2A और उसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4A। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज सामान्य तौर पर, जिसकी कोई भुजाएं जो है आपस में बराबर नहीं होती, और दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स, जिसके दो जो भुजा हैं वो बराबर होते हैं। यानी अगर एक त्रिभुज अपन लेंगे ABC तो AC और AB जो है जिसमें बराबर होंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं, ये हमने देख लिया। इन बेसिक्स के बारे में आशा करते हैं आपको पहले से पता होगा, 8वीं 9वीं में ये सब पढ़ा हुआ है। अब इससे कुछ ज़्यादा हम देखते हैं जो काम आएगा हमारे एग्जाम में। तो अगला है त्रिभुज का बहिष्कोण। बहिष्कोण, ये बहिष्कोण को हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल। किसी त्रिभुज की अगर किसी भी भुजा को बढ़ा दिया जाए, ये ABC एक त्रिभुज है, मान के चलिए तीनों भुजाओं को जो है तीनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है, 6 दिशाओं में। हम किसी भी एक को ले रहे हैं, मान लीजिए कि इसको बढ़ा दिया जाए
या इसको इधर बढ़ा लिए, चलिए इसको मान लीजिए अपन डी और ये है आपका ई। तीन एंगल जो है इसके इंटीरियर एंगल हैं, जो इसके आंतरिक कोण हैं। कौन कौन से? BAC, ACB और ABC, ये उसके इंटीरियर एंगल हैं, आंतरिक कोण हैं। इस कंडीशन में देखा जाए तो दो एक्सटीरियर एंगल हैं, दो बहिष्कोण हैं। एक तो जो है आपका ACD, ACD आपका बहिष्कोण है जो उसके बाहर है, और इधर देखा जाए तो ABE, ABE जो है ये बहिष्कोण है। अगर सारी भुजाओं को बढ़ाया गया होता तो ऐसे जो है 6 बहिष्कोण मिलते हैं हमें। हमें ये याद रखना है कि ये बहिष्कोण का जो माप होता है, जैसे ये वाला बहिष्कोण है ABE, उसके जो पास में कोण है यानी उसका जो संपूरक कोण है उसे आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा बाकी जो दो एंगल हैं, जैसे मान के चलिए कि इसको मैं एक नाम दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो जो बहिष्कोण 5 है वो बराबर होगा उसके जो संपूरक कोण है उसके छोड़ के बाकी जो आंतरिक कोण है उनके योग के, यानी एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2, यानी ABE जो होगा, ABE ये होगा बराबर एंगल ABE जो होगा वो होगा एंगल BAC प्लस ACB, या नंबर के हिसाब से इसको हम बात करें तो ये हो जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। उसी प्रकार से इस बहिष्कोण की अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो उसके जो संपूरक कोण है उसके पास जो कोण है उसको छोड़ दीजिए 2 को, तो 1 और 3 के प्लस के बराबर होगा। एंगल 4 जो होगा वो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो ये आपको याद रखना है बहिष्कोण के केस में, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें, एक एग्जाम्पल लें, मान के चलिए कि एंगल 1 जो है, एंगल 3 जो है वो है मान के चलिए 60 डिग्री, एंगल 2 जो है मान के चलिए 50 डिग्री, और हमें निकालना है कि एंगल 5 कितना होगा। तो उस कंडीशन में देखिए 3 हो गया 60, 2 हो गया 50, 60 और 50 हो गया 110, तो ये हो जाएगा 70, 1 जो है हो जाएगा 70, एंगल 1 हो जाएगा 70 डिग्री। तो 5 क्या है? 5 जो है 1 + 2 का ऐड है, तो 1 + 2 70 और 50 120 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहिष्कोण आप याद रखेंगे। चलिए तीसरा अगला चीज जो हम देखने वाले हैं वो है तीसरी भुजा के समांतर भुजा। ये एक हमने देखा बहिष्कोण। अगला हम देखते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा। तीसरी भुजा मतलब कोई भी भुजा, किन्हीं दो को 2 ले लेंगे तो जो बच जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, के समांतर भुजा। अभी एक त्रिभुज की हम बात करते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज है ABC। अभी अगर आप इसको AC को पहली लेते हैं, BC को दूसरी लेते हैं, तो ये तीसरी भुजा है। अगर इसको पहला लेते हैं, ये इसको दूसरा लेते हैं, तो ये तीसरा भुजा है। चलिए इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, इसको तीसरा मानिए। हम बोल रहे हैं तीसरी भुजा के समांतर भुजा। इसके समांतर कोई भी भुजा अगर खींची जाएगी, समांतर, समांतर का मतलब समझते हैं कि वो हर जगह एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं। उनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए वो कहीं पर भी जो है प्रतिच्छेद नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, जैसे रेल की 2 पटरियां हैं। तो ये समांतर भुजाएं हैं, इनको मान लीजिए आप C, D और E। तो तीसरी भुजा के समांतर भुजा यदि खींची जाती है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा एक समांतर भुजा खींचा जाए। ये एक और कंडीशन ऐसा भी हो सकता था कि ये वाले के समांतर जो है भुजा खींची जाए, किसी भी कंडीशन में। तो तीसरी भुजा के समांतर जो भी भुजा खींची जाती है वो बाकी दोनों भुजाओं को
ये तीसरी भुजा हो गई, तो पहली और दूसरी भुजा को बाकी दो भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में देखिए, ये दो खंड में बांट रहा है इसको, AE और EB, तो इनका जो अनुपात होगा, AE और BE का जो अनुपात होगा, AE और B का जो अनुपात होगा, वही अनुपात AD और CD का होगा, AD और CD का। तो तीसरी भुजा के समांतर खींची गई भुजा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में। इसके वाइज वर्सा, इसके ठीक उल्टा दूसरे तरीके से इसको देख सकते हैं। पहले तरीके से हम बोल रहे हैं कि तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई एक भुजा खींची जाती है तो वो बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, पहला कथन। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि कोई एक भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही हो तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोनों ही बातें सही हैं। तो इसमें यदि आपको कोई दो चीजें दी गई हो तो आप जो है उसमें से एक चीज, तीन चीजें यदि आपको पता हो तो एक चीज आप यहां से निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी जो है पूछे जाते हैं। या इन दोनों का जो है अनुपात दिया हुआ आपको बड़े वाले का, और उसके बाद इन सेगमेंट्स का, इन टुकड़ों का यदि कुछ पूछा जाए तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं यदि आपको पता हो कि समांतर जो भुजा है तीसरी भुजा के, वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब जो त्रिभुज वगैरह होते हैं उनकी आकृति या क्षेत्रफल के संबंध में दो बातें हैं कि वो या तो समरूप होंगे, यानी उनका जो रूप है, उनका जो फॉर्म है वो एक प्रकार का होगा, और दूसरा कि वो एग्जैक्ट सेम हो सकते हैं, यानी उनका जो साइज है, उनका जो क्षेत्रफल है, उनकी जो भुजाएं हैं, उनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो दो चीजें, दो फिनोमिना हम लोग देखते हैं, एक समरूपता, सिमिलैरिटी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा हम बोल रहे हैं सर्वांग समता, जिसमें उसका क्षेत्रफल, उसकी जो भुजाएं हैं, उसके जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी। चलिए, तो पहला हम बात कर रहे हैं समरूपता की। समरूपता, एक जैसा रूप है, सिमिलैरिटी। दो त्रिभुज जैसे अगर हम ले रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है लगभग एक जैसे हैं, अंतर सिर्फ इनके साइज में है। ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, लेकिन अगर इन दोनों में ABC और DEF में अगर आप देखें तो ये एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। अंतर क्षेत्रफल में आएगा, उनके भुजाओं के माप में आएगा, कोण इनके बराबर होंगे। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होंगे, दो त्रिभुज, वो कहलाएंगे समरूप त्रिभुज। उनका फॉर्म जो है वो सिमिलर है। अब इसके साथ दो चीजें होंगी कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, एंगल तो इनके बराबर होंगे, साइज कितना भी बड़ा हो, इनके जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, एंगल A जो होगा वो D के बराबर होगा, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होगा। एंगल इनके बराबर होंगे समरूप त्रिभुज के। भुजाओं के जो माप हैं वो कम ज्यादा होंगे, लेकिन अनुपात में होंगे। कहने का मतलब कि AB का जो अनुपात होगा वो DE के अनुपात, AB और DE का जो अनुपात है वो AC और DF के अनुपात के बराबर होगा, जो कि BC और EF के अनुपात के बराबर होगा। यानी उनकी जो भुजाएं हैं उनमें समान अनुपात होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा चीज याद रखना है कि इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, अगर इसमें से किसी भी अनुपात का आप स्क्वायर कर दें, किसी भी अनुपात का स्क्वायर कर दें, मसलन ये एक चीज है, अगर हम इनके जो अनुपात हैं, भुजाओं के अनुपात, उसका स्क्वायर कर दें तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे
क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो इनके भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब, यदि अपने को ये पता हो कि AB जो है 4 सेंटीमीटर है मान के चलिए, और DE जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसके बेसिस पे इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर आप ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 6 छक्का 36, 16/36, या इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 19, 2 18, 2 चौक 8 और 2 निया 18, 4:9, 4:9 जो है उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। समरूपता के बाद अगला हम देख रहे हैं सर्वांग समता। सर्व अंग समता, सभी अंगों में समानता है, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस। तो दो त्रिभुज जिनके कोण आपस में बराबर हों, जिनकी भुजाएं अगर आपस में बराबर हों, तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि AC बराबर DF हो जाएगा, AB बराबर ED हो जाएगा, D हो जाएगा, और BC बराबर आपका EF हो जाएगा। उसके अलावा जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। जब सारी चीजें बराबर हो जाएंगी तो इस प्रकार की चीजों को हम बोलते हैं सर्वांग समता। अब इसके लिए जरूरी नहीं हो कि आपके पास जो है सारे के सारे डेटा हों, कुछ 2-3 डेटा के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि दो त्रिभुज जो है सर्वांग सम है कि नहीं है। 3 डेटा के बेस पे, वो या तो तीनों के तीनों एंगल हों, तब हम उसको बोलते हैं फिर से यहां पर कट करना है, या तो वो तीनों के तीनों जो है भुजाएं हों, तो तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो रही हैं, एक भुजा दूसरी के, दूसरी भुजा तीसरी के, और तीसरी भुजा चौथी के, इस प्रकार अगर बराबर हो रही है तो वो सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार से सर्वांग समता के कई प्रकार हैं, 3 डेटा के आधार पर आप उनको बता सकते हैं। पहला जो है आपका SAS, S मतलब यहाँ पर है साइड से, A मतलब है यहाँ पर एंगल से, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा, को भू को, SAS। यानी कि किसी भी तरीके से अगर आप जा रहे हैं तो पहली एक भुजा जो है बराबर हो, उसके बाद एक एंगल जो है बराबर हो, और उसके बाद ये वाली भुजा दूसरी, या अगर इधर उल्टे आना चाहें तो एक भुजा पहले बराबर हो, ये भुजाएं, उसके बाद ये वाला एंगल, उसके बाद ये वाली भुजाएं। तो जिस क्रम में लिखा हुआ है SAS, भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, ये अगर बराबर होते हैं दो त्रिभुज के तो वो सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। इस प्रकार से बहुत सारे प्रकार हैं। SAS है आपके, A से है यानी आपका को भू को, फिर उसके बाद जो है AAS है कोण कोण भुजा, उसके अलावा है आपका SSA है यानी भुजा भुजा कोण है, उसके अलावा आपके पास SSS है, तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो। ध्यान देंगे
तीनों कोण यदि आपस में बराबर हैं तो वो सर्वांग सम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों कोण जो हैं, यानी दो त्रिभुज के दो संगत जो कोण हैं वो आपस में बराबर हैं, तो वो समरूप होंगे। जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो, सर्वांग सम भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सर्वांग सम ही हो, वो समरूप भी हो सकते हैं। तो वहां पर कंफर्म नहीं है अपन, इसलिए उसको जो है अपन नहीं लेते। तो एस 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 हो सकता है, तीनों भुजाएं अगर आपस में जो संगत भुजा हैं आपस में बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, सर्वांग सम होंगे, ये जरूरी है। और एक होता है RHS। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज अगर दो हों और उनके जो हाइपोटेनियस है, उनका जो कर्ण है वो बराबर हो, और कोई एक भुजा यदि आपस में बराबर हो तो वो भी जो है सर्वांग सम होते हैं। तो ये सर्वांग सम होने के इतने सारे कंडीशंस हैं, इनके द्वारा आप जान सकते हैं कि वो सर्वांग सम है कि नहीं है। ये बेसिक बताने के लिए था। हालांकि सर्वांग समता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है शायद ही कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए। तो ये समरूपता और सर्वांग समता हमने देखी। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कथन कारण टाइप का कि किस कंडीशन में जो है सर्वांग सम होंगे या किस कंडीशन में जो है सर्वांग सम नहीं होंगे। तो उसमें से एक कंडीशन ये हो सकता है कि तीनों कोण आपस में बराबर हों और आपसे पूछा जा रहा हो कि सर्वांग सम है या नहीं, तो नहीं भी हो सकता है। तीनों कोण आपस में बराबर हो तो सिमिलर हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज की भुजाओं को अगर आपस में बराबर बांटने वाले कोई भुजा हो या फिर उनके कोणों को बराबर भागों में बांटने वाली कोई भुजा हो, उनसे संबंधित क्या क्या थ्योरम है, उनसे संबंधित क्या क्या तथ्य है हमारे पास, उनके बारे में। उसमें सबसे पहला हम देखते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर। नाम से क्या पता चल रहा है कि जो कोण को समद्विभाजित करे, दो बराबर भागों में बांटे। तो जैसे एक त्रिभुज हम यहां पर ले रहे हैं ABC, तीन कोण है यहां पर, तो तीन जो है एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं, तीन कोण समद्विभाजक हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कोण समद्विभाजक यहां से डाला D, इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपस में बराबर हैं। अगर एंगल 1 और 2 दो कोण में बट रहे हैं तो एंगल 1 और 2 जो है बराबर हैं, तभी एंगल बाइसेक्टर है। अब इसके बारे में क्या चीज याद रखना है। पहली चीज, अगर एक कोण समद्विभाजक हो AD जो कि कोण समद्विभाजक है, किसी त्रिभुज का जो कोण समद्विभाजक होता है वो सामने वाली भुजा BC को शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है। मैथमेटिकली इसको समझिए कि AD ने क्या किया, AD ने BC को दो हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से? DC और BD, ये दो हिस्सों में बांट दिया। अब दो भुजाएं बच गई जो कि ये कोण बना रही हैं। कौन कौन सी? AC और AB। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, वो सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बांट देता है। शेष दो भुजाएं मतलब जो AC और AB है। कहने का मतलब कि AC और AB का जो अनुपात होगा वो CD और BD के अनुपात के बराबर होगा। जिस अनुपात में ये बंट रहे हैं, ये किस अनुपात में बंट रहे हैं? जिस अनुपात में ये दोनों हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा? इस अनुपात में अगर आपको पता भी हो कि इन दो अनुपात में ये बंट रहा है,
तो अगर आपको ये पता ना हो कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है, तब आपका जो कैलकुलेशन होगा वो गलत हो सकता है। तो ध्यान देंगे, जैसे AC की बात हो रही है तो उसके नजदीक जो भी भुजा का खंड है DC, तो यदि AC ऊपर है तो इसको ऊपर रखेंगे। इस भुजा की ओर देखिए AB, इसके नजदीक भुजाखंड कौन सा है BD, तो AB यदि ऊपर है तो BD ऊपर रखेंगे, AB यदि नीचे है तो BD जो है नीचे रखेंगे। तो AC बाई AB बराबर हो जाएगा CD बाई BD। इस अनुपात में जो है कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को बांट देता है, ये अपन याद रखेंगे। अब ये तो एक कोण समद्विभाजक की बात हुई, इसमें दो कोण समद्विभाजक और आ सकते हैं। एक जाएगा B से, ठीक है, इसको मान लीजिए E, और एक जाएगा C से, इसको मान लीजिए F। तो ध्यान देंगे कि जो कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक वो एक ही जगह जो है इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही बिंदु पर जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं ये बिंदु, तो 1 बराबर 2 है, इसको मान लीजिए 3, इसको 4, इसको 5 और 6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 बराबर 2 है तो 3 बराबर हो जाएगा 4, और इसी प्रकार से 5 बराबर हो जाएगा एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये कोण समद्विभाजक है, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला है। इनका ये जो सेंटर होता है ये कहलाता है अंतः केंद्र। कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर जिस एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, इन सेंटर। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी इनके नाम जो है बदलते जाएंगे, तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो है कोण समद्विभाजक जो है सामने वाली भुजा को उस अनुपात में बांटते हैं जिस अनुपात में ये अपनी भुजाओं से बने होते हैं। जैसे ये कोण जो है किन भुजाओं से बना है, AC और AB, तो उनका जो अनुपात होगा उसी अनुपात में इनके जो कोण समद्विभाजक हैं वो सामने वाली भुजा को बांट देते हैं। ये आप याद रखेंगे। जैसा ये एक अनुपात बना वैसे ही दो अनुपात और बनेंगे। यानी इस वाले केस में B की केस में फिर आपका बनेगा AB बाई BC बराबर AE बटे EC। CF के केस में क्या बनेगा, AC बाई BD इज इक्वल टू AF बाई BF। तो इस प्रकार से तीन जो है अनुपात यहां पर बनेंगे, इन अनुपात को आप याद रखेंगे। ये तो हो गया कोण समद्विभाजक की बात। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। इनमें आप थोड़ा सा अंतर भी समझेंगे। माध्यिका यानी कि मीडियन। कोण समद्विभाजक क्या करता है, जिस शीर्ष से डाला जाता है उस शीर्ष के जो कोण है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। माध्यिका क्या करती है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। कोण समद्विभाजक में जरूरी नहीं है कि ये जो है दो समान बराबर जो है समान भागों में बटे, पर माध्यिका की खासियत यही है कि ABC अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं तो A से जो भी माध्यिका डाली जाएगी BC पर वो BC को दो बराबर भागों में बांटेगी, तभी ये माध्यिका है। उसी प्रकार B से जो माध्यिका डाली जाएगी वो AC को दो बराबर भागों में बांटेगी, और C से जो माध्यिका डाली जाएगी वो AB को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो माध्यिका मतलब जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, वो है आपकी माध्यिका। इसके बारे में क्या याद रखना है कि इसका जो केंद्र होता है, कोण समद्विभाजक के जो केंद्र होते हैं जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है इन सेंटर अंतः केंद्र। माध्यिका का जो केंद्र होता है जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो केंद्र कहलाता है गुरुत्व केंद्र या फिर सेंट्रॉइड। गुरुत्व केंद्र या फिर ये कहलाता है इंग्लिश में सेंट्रॉइड।
कोण समद्विभाजक जो है सामने वाली भुजा को उस अनुपात में बांट रहा था जिस अनुपात में बाकी दो भुजाएं हैं। माध्यिका जो है स्वयं माध्यिकाओं को अनुपात में बांटती है। यह कहना चाहिए कि जो गुरुत्व केंद्र है वो माध्यिकाओं को निश्चित अनुपात में बांटती है। वो निश्चित अनुपात है 2:1। गुरुत्व केंद्र जो है ये माध्यिकाओं को 2:1 में बांट देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे FC एक माध्यिका है, उसकी हम बात करें, और गुरुत्व केंद्र को हम लिखते हैं G, तो ये दो भागों में बटी हुई है। FC को अगर हम देखें कौन कौन सा, FG और CG, तो CG बाई FC ये एक अनुपात है, CG बाई अनुपात CG बाई FC। उसी प्रकार अगर AD माध्यिका की बात करें तो AG बाई DG बराबर होगा ये AG बाई DG के। उसी प्रकार से अगर BE की बात करें तो BG बाई EG, वाह ये तो राइम हो गया, BG बाई EG। ये तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे को, मतलब ये जो गुरुत्व केंद्र है ये इनको 2:1 में बांटता है। इसका मतलब क्या समझे? इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर FC जो है 15 हो, मान के चलिए, यदि FC बराबर 15 सेंटीमीटर हो, FC बराबर 15 सेंटीमीटर हो, तो FG क्या होगा? दो अनुपात एक में बट रहा है, यानी 3 हिस्सों में बट रहा है। एक हिस्सा यहां से यहां होगा, इसका बीच अगर आप करेंगे तो ऐसे 3 हिस्से बटेंगे। हर एक हिस्सा जो होगा वो कितना होगा? एक हिस्सा होगा 3 हिस्से का, तो FG जो होगा 3 हिस्से का एक हिस्सा होगा, तो 15 का 1/3 कर लीजिए आप, 5 सेंटीमीटर। FG जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि FG बाई FC, FG बाई FC जो है, FG बाई FC वो है आपका 1:3। FG कितना है आपको निकालना है, FC है आपका 15 बराबर 1/3, ये 15 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 पंचे 15। यानी आपको ये अनुपात यदि पता हो कि ये 2:1 में बंटते हैं, किसके द्वारा? माध्यिका के द्वारा, तब आप जो है इस प्रकार के कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि इसका जो केंद्र होता है जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं माध्यिकाएं, वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र, G से डिनोट करते हैं। और G जो है मीडियंस को, जो माध्यिकाएं हैं उनको 2:1 में विभाजित करती है। चलिए कोण समद्विभाजक देख लिए, माध्यिका देख ली, अगला हम देखते हैं शीर्षलंब। शीर्षलंब का मतलब है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। लंब यानी कि 90 डिग्री। तो ये सारी चीजें जो है इनमें माइनर सा डिफरेंस है। माध्यिकाएं हैं या फिर आपका जो शीर्षलंब है, शीर्षलंब तो एक त्रिभुज जैसे हम ले रहे हैं ABC, A से BC पर जो लंब डाला जाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा शीर्षलंब। ऐसे 3 शीर्षलंब हो सकते हैं, B से भी जो डाला जाएगा और C से भी जो डाला जाएगा। अब इनका जो सेंटर बनता है, शीर्षलंब के कारण जो सेंटर बनता है उसे हम कहते हैं लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर। तो देखिए गुरुत्व केंद्र
अंतः केंद्र और अब लंब केंद्र। शीर्ष लंब के बारे में इतना ही जानिए। रेगुलर शेप बना रहे हैं इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये बीच में ही मिल रहे हैं। अगर त्रिभुज जो है हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए कि अधिक कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे, तब ये सेंटर जो है आपको बीच में ही ऐसा बीचों बीच नहीं दिखेंगे। तो शीर्ष लंब जहां पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं एक बिंदु पर, वो कहलाता है आपका लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। और लास्ट में हम देखते हैं लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है कि एक तो जो है ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, भुजा पर, और दूसरा उसको वो दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा होगा। जैसे एक त्रिभुज की हम बात करें, चलिए नाम बदल देते हैं, पी क्यू आर, एबीसी बहुत हो गया, या इसको थोड़ा सा हम लोग इरेगुलर शेप का करते हैं, एक ही टाइप के शेप बहुत हो गए। चलिए मान लीजिए ऐसा कोई शेप का जो है पी क्यू आर एक त्रिभुज है। तो लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि एक तो जो है ये बीचों बीच होगा, क्यू आर के बीचों बीच होगा क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा उसको, और दूसरा ये लंब होगा। तो लंब होगा इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा। ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक। उसी प्रकार से पी आर में देखिए बीचों बीच होगा, ये इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इसको मान लीजिए अपन पी क्यू आर, तो इसको एस मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए, और यहां से इस पर लंब डलेगा। ये यहां पे मान लीजिए यू, तो ये जो है दो बराबर भागों में बांटेगा इसको, और इस पर लंब होगा। तो देखिए लंब समद्विभाजक जो है अभी बीचों बीच नहीं मिल रहे हैं, ये लंब समद्विभाजक बाहर भी मिल सकते हैं। अगर इसको अपन ऐसा बनाते अधिक कोण, तो हो सकता है कि ये जो केंद्र है वो इधर कहीं पर होता, तो ये अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो लंब समद्विभाजक आपस में जहां पर इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है आपका परिकेंद्र। ये वाला जो केंद्र अब हम बात कर रहे हैं ये कहलाता है परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। तो लंब समद्विभाजक के केस में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में, सारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो केंद्र कहलाता है सर्कम सेंटर या फिर परिकेंद्र। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि तीन जो नॉन लीनियर असंरेख बिंदु हैं, जैसे पी क्यू आर अभी असंरेख बिंदु हैं, उनसे होकर केवल एक ही वृत्त जो है जा सकता है, और जो केंद्र होता है उसका जो केंद्र होगा वो तीनों बिंदु से समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। तो इस कंडीशन में देखिए, अगर एक, चूंकि ये भी असंरेख बिंदु है, पी क्यू आर जो है, इनसे होकर यदि एक सर्कल गुजरे, तो इनका जो सेंटर होगा वो एक्चुअल में परिकेंद्र ही होता है। इसे हम ओ से दिखाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसका जो वृत्त का जो केंद्र हम लोग बनाते हैं अक्सर ओ से दिखाते हैं। तो त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो वास्तव में उसके तीनों पॉइंट से, उसके तीनों शीर्ष से होकर गुजरने वाले वृत्त का वो केंद्र है। अब इससे हम लोग अब क्या समझ रहे हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर क्यू ओ आर ट्रायंगल क्यू ओ आर और क्यू पी आर में क्या संबंध है।
संबंध बताना है। तो अभी हमको इतना पता चल गया है कि ये जो परिकेंद्र है इस त्रिभुज का, PQR का जो परिकेंद्र है सर्कम सेंटर, वो इस वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो QOR जो एंगल बन रहा है, QOR जो एंगल बन रहा है वो QR जीवा द्वारा बनाया गया कोण है केंद्र पर, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि QR जो आर्क है, QR जो चाप है, उसके द्वारा बनाया गया कोण है केंद्र पर। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है, ये हमने पिछली क्लास में देखा। तो एंगल QOR जो हो जाएगा, एंगल QOR ये डबल होगा एंगल QPR के, QPR के ऐसा, या फिर इसको वाइस वर्सा आप लिख सकते हैं, एंगल QPR जो होगा वो आधा होगा एंगल QOR के। इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में एक और चीज क्या याद रखेंगे कि अगर परिकेंद्र जो है त्रिभुज के अंदर है, परिकेंद्र जो है यदि त्रिभुज के भीतर है तो वो न्यूनकोण त्रिभुज होगा, जैसा इस कंडीशन में देख रहे हैं। अगर उसके बाहर है तो वो होगा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज यदि हम ऐसा लेते तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, लंब समद्विभाजक होता, ये इसका यहां से जाता, इसका जो है इस प्रकार जाता, और इसका जो है इस प्रकार आता। तो ये जो परिकेंद्र बनता वो त्रिभुज के बाहर बनता। हालांकि ये परिकेंद्र जो है इससे जाने वाली वृत्त का जो है केंद्र होती, पर त्रिभुज से ये बाहर बनता। तो त्रिभुज के यदि बाहर बन रहा है तो अधिक कोण, त्रिभुज के भीतर यदि बन रहा है तो न्यून कोण, और परिकेंद्र यदि भुजा पर बन रहा है, किसी भी एक भुजा पर, तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण, समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज के बारे में परीक्षा में आने लायक या परीक्षा में जानने लायक जो तथ्य हैं वो यहाँ पर कवर होते हैं, यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। अब चलिए, जो पुराने क्वेश्चन पेपर में पटवारी RI के या फिर अभी आपके फूड इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चन को लेते हैं और अभी तक हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ हमने जाना, उनके बेसिस पर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 प्रश्न लिए हैं, इसमें से 2 प्रश्न जो है पटवारी में आ चुके हैं पहले के, कौन से ईयर में ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक क्वेश्चन जो है अभी फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था रिसेंट। चलिए, प्रश्न पूछता है कि AB जो है 18.2 सेंटीमीटर है, D जो है 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF जो है समरूप हैं। इसका मतलब होता है समरूप, ये होता है समरूप और ये होता है सर्वांग सम। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो अगर त्रिभुज जो है समरूप हैं तो उनके जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी जो है बराबर होगा। इसमें DF का जो परिमाप है 50 सेंटीमीटर दे दिया है। बोलने का मतलब यह है कि उसने ABC लिया है एक और दूसरा लिया हुआ है DEF। अब ये छोटे बड़े हो सकते हैं, समरूप हैं इसलिए छोटे बड़े हो सकते हैं। DEF समरूप हैं, इसका मतलब ये जो है अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे। अब इसका परिमाप जो है उसने दिया हुआ है DEF का 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, AB 18.2 है, इसका मतलब AB बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। ABC जो है ये बड़ा त्रिभुज है क्योंकि वो 18.2 लिया हुआ है। AB जो है 18.2 और DEF में
जो डीई है वो है 13 सेंटीमीटर। इसका परिमाप है, डीएफ का परिमाप है 50 सेंटीमीटर, एबीसी का परिमाप निकालना है। जाहिर सी बात है 50 से ज़्यादा होगा। हम ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में उनके जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो चूंकि परिमाप भुजाओं से ही मिलकर बना होता है, इसलिए परिमाप भी जो है समान अनुपात में होंगे। तो परिमाप का जो अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा। कहने का मतलब कि डी अनुपात ए बी जो होगा वही अनुपात इनके परिमाप का होगा। परिमाप की डीएफ का जो परिमाप होगा, डीएफ का परिमाप बटे एबीसी का परिमाप, उसमें यही अनुपात होगा। तो डी कितना है, 13 बटे 18.2। डीएफ का परिमाप दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, अपने को निकालना है एबीसी का। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। एबीसी का परिमाप इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 18.2 गुणित 50, 0, 5 दूनी 10 का 0, 1, 5 8 40, 41 का 1, 5 कम 5 4 9, 91, 910 बटे 13। तो 13 7 91, 70 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप हो जाएगा। दूसरा कहता है, दूसरे प्रश्न में हमको निकालना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जबकि दो त्रिभुज जो हैं जिनकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है एक दूसरे से, उनका जो केंद्र है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब कि दो जो त्रिभुज हैं, दो सर्कल हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर। चलिए ओ डैश मान लीजिए, तो ओ डैश जो है वो है 25 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या क्या है, R1 जो है वो है 15 सेंटीमीटर, जबकि R2 जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अब इसको समझिए कि अगर ये एक दूसरे को टच किए हुए होते, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए होते, अगर ये इस प्रकार के होते, तो इसकी त्रिज्या हो गई 15 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। एक दूसरे से कितनी दूरी पर ये होते, 35 सेंटीमीटर की दूरी पर होते, 35 सेंटीमीटर। पर ये कितनी दूरी पर हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर जो है दोनों का कॉमन है। तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है ये है आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कॉमन है, उभयनिष्ठ जीवा है यहां से यहां। पहला, क्योंकि ओ डैश हमको पता है 25 सेंटीमीटर, ये हमको पता है 25 सेंटीमीटर, ये हमें पता है 15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि त्रिज्या है, और ये हमें पता है 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये इस त्रिभुज में देख लीजिए 15, 20, 25, हेरो का फॉर्मूला लगाइए, आपको क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसको मान लीजिए ए, तो त्रिभुज ओ ए डैश ओ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा, इसको मान लीजिए एम, ए एम हाफ गुणित आधार यानी कि ओ डैश गुणित ऊंचाई यानी कि ए एम। अगर ए एम निकल आता है तो उसका डबल कर दीजिए, आपको निकल जाएगा ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। क्षेत्रफल आप यहां पर हेरो के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हेरो का फॉर्मूला अभी हमने देखा, तो हेरो का फॉर्मूला होता है √s s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा 15 + 20 + 25 बाई 2। s हो जाएगा 15 + 20 + 25 बाई 2, यानी कि
15 और 25 40, 2 60 बाई 2 यानी कि 30। अब इसमें रखिए आप, तो ये हो जाएगा 30, 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 यानी कि 15, 30 माइनस 20 यानी कि 10, 30 माइनस 25 यानी कि 5। और इसको आप सरल तरीके से करें तो आप कर सकते हैं 2 तिया 6 पंचे 30 गुणित 3 पंचे 15, 2 पंचे 10, 5। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 2 पेयर में निकल जाएंगे ये, 5 गुणित 5 गुणित 2 का एक पेयर है तो गुणित 2 और 3 का एक पेयर है, तो ये हो गया 5 पंचे 25 दूनी 50 और 50 तिया 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे रख लीजिए इसको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 ओ डेस कितना है 25 सेंटीमीटर हमको पता है, तो 150 दूनी ये हो जाएगा 300, ओ डेस है आपका 25 गुणित ए एम, 300 बटे 25 कर दीजिए, ये आ जाएगा 25 चौक 100, 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा ए एम। तो ये जो पूरी लंबाई है जीवा की वो हो जाएगी उसका डबल 24 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन जो है पटवारी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जैक्ट इस प्रकार से दिया हुआ है, ये लमसम द्विभाजक हैं जो ओ पर मिल रहे हैं। लमसम द्विभाजक है इसका मतलब यह है आपका ओ परिकेंद्र, और इसमें से होकर एक वृत्त जो है जा सकता है, तो ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। आपको पूछ रहा है बीएसी और बीओसी में संबंध, तो इससे होकर जब एक वृत्त जाएगी तब ये जो बीओसी होगा वो जीवा बीसी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, और बीएसी जो है उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया केंद्र है कोण है, तो ये जो कोण है इस कोण का डबल होगा, यानी बीओसी जो होगा एंगल बीओसी ये डबल होगा एंगल बीएसी का। तो ये 3 प्रश्न, और भी बहुत सारे प्रश्न जो है आप अपने सोर्स से अपने बुक से जो है देख सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी जानी उनके आधार पर उसको उनको बनाने की कोशिश जो है कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ एवं पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।